राजस्थान। अच्छा, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? कौन सी तस्वीरें बनती हैं? हाँ, वही। रेत के बड़े बड़े टीले, ऊंचे ऊंचे किले और आलीशान महल। और देखिए, ये तस्वीरें गलत भी नहीं है, पर ये बस कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। तो फिर सवाल ये है कि वो कौन सी एक छिपी हुई कहानी है जो इन सब चीजों को, रेत, किले, संस्कृति, सबको एक धागे में पिरोती है? दरअसल ये कहानी एक लाइन की है, एक ऐसी लाइन जो पहले तो जमीन पर खींची गई और फिर उसी लाइन ने यहाँ का पूरा इतिहास और यहाँ की पहचान ही खींच दी। चलिए आज इसी लाइन के सफर को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस विशाल कैनवस की जिस पर ये पूरी कहानी लिखी गई है, यानी खुद राजस्थान की। हम सब जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, देश का करीब 10.5% हिस्सा। लेकिन इसका साइज ही नहीं, इसका शेप भी बहुत अनोखा है। नक्शे पर देखेंगे तो ये एक रोम्बस जैसा, एक विषम कोणीय चतुर्भुज जैसा दिखता है। और मजे की बात यह है कि इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। मतलब दोनों में सिर्फ 43 किलोमीटर का फर्क है। इसीलिए ये नक्शे पर लगभग एक चौकोर जैसा नजर आता है। अब इसी चौकोर कैनवस के ठीक बीच से एक ऐसी लाइन गुजरती है जो सब कुछ बदल देती है। वो लाइन है अरावली पर्वतमाला। और ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक महान विभाजक है, एक डिवाइडर। इसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं। जरा सोचिए, ये इतनी जबरदस्त चीज है कि इसके एक तरफ से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरी तरफ से निकलने वाली अरब सागर में। ये एक अकेली पर्वतमाला पूरे उत्तर भारत के पानी के बहाव का रास्ता तय करती है। इसी अरावली ने राजस्थान को दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बांट दिया है। पश्चिम में है सूखा विशाल थार मरुस्थल और पूरब में है हरे भरे उपजाऊ मैदान जहां बारिश भी ज्यादा होती है। ये सचमुच एक कुदरती दीवार है जो रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है। लेकिन रुकिए, ये जो थार मरुस्थल है ना, ये कोई आम रेगिस्तान नहीं है। इसे एक बहुत ही हैरान करने वाला टाइटल मिला है, दुनिया का सबसे धनी मरुस्थल। अब रेगिस्तान और धनी, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, यहाँ धन का मतलब सोना चांदी नहीं बल्कि जीवन है। आबादी के घनत्व, पशुओं की संख्या और बायोडाइवर्सिटी के मामले में ये दुनिया के किसी भी रेगिस्तान से कहीं आगे है। यहाँ के लोगों ने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, बल्कि इस मुश्किल माहौल में फलना फूलना सीखा है। और जिस तरह अरावली ने जमीन को दो हिस्सों में बांटा, ठीक उसी तरह उसने इतिहास को भी दो हिस्सों में बांट दिया। इस एक लाइन के दोनों तरफ बिल्कुल अलग अलग साम्राज्यों और नायकों की कहानियां पनपीं। अरावली के पूरब में था मेवाड़। ये धरती थी राणा सांगा जैसे महान योद्धाओं की, जिन्हें हिंदू पथ के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन उन्हें एक और उपाधि दी गई थी जो दिल को छू जाती है, सैनिकों का भग्नावशेष। इसका मतलब है एक सैनिक का बचा हुआ अंश, एक खंडहर। और ये उपाधि उनकी हार नहीं बल्कि उनके जबरदस्त साहस की कहानी कहती है। उनके शरीर पर युद्ध के 80 से ज्यादा घाव थे, उनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ कट चुका था और एक पैर काम नहीं करता था। और इस सब के बावजूद वो खानवा के मैदान में बाबर की विशाल सेना का सामना कर रहे थे। मेवाड़ की इसी जिद और स्वाभिमान की परंपरा को महाराणा प्रताप ने आगे बढ़ाया। अकबर ने उनसे संधि के लिए एक के बाद एक 4 दूत भेजे थे। इन्हें याद रखने का एक फॉर्मूला भी है, जमा भाटो। जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। सोचिए, इतने प्रस्तावों के बाद भी प्रताप ने मेवाड़ की आज़ादी से कोई समझौता नहीं किया। तो ये थी पूरब की कहानी। अब चलते हैं अरावली के उस पार पश्चिम में। यहाँ था मारवाड़ और यहाँ के नायक थे राव चंद्रसेन, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। उन्होंने भी प्रताप की तरह ही अपनी पूरी जिंदगी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ के वीरों का शौर्य कैसा था, इसका सबसे बड़ा सबूत गिरी सुमेल की लड़ाई में मिलता है। उस लड़ाई को मुश्किल से जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। ये बात शेरशाह की जीत से ज्यादा मारवाड़ के राजपूतों के उस प्रतिरोध की गवाही देती है जिसने दिल्ली के बादशाह को लगभग हरा ही दिया था। तो ये जो अनोखा भूगोल और शौर्य से भरा इतिहास है ना, ये आज भी राजस्थान की संस्कृति में सांस लेता है। यहाँ की बहुत सी परंपराएं इन मुश्किलों के बीच से ही निकल कर आई हैं।
जैसे कि फड़ कला को ही ले लीजिए। ये कपड़े पर बनी एक पूरी चित्रकथा होती है जिसमें किसी लोक देवता की कहानी होती है। भोपा और भोपी रावण हत्ता नाम का एक साज बजाते हुए इस पूरी कहानी को गाकर सुनाते हैं। कहते हैं कि जब किसी का ऊंट बीमार पड़ जाता है तो पाबूजी की फड़ का वाचन होता है। ये कला, आस्था और इलाज का एक कमाल का संगम है। ऐसे ही एक और लोक देवता हैं देवनारायण जी। उनकी पूजा का तरीका भी बड़ा अलग है। उन्हें प्रसाद में कोई मिठाई नहीं बल्कि नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उनके मंदिर में किसी मूर्ति की नहीं बल्कि ईंटों की पूजा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इस बात का प्रतीक है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्हें आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का भी बहुत गहरा ज्ञान था। यहाँ का समाज भी उतना ही रंग बिरंगा है। सहरिया जनजाति को देखिए, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए ये लोग कभी भीख नहीं मांगते। या फिर डामोर जनजाति, जहाँ पर पुरुष भी महिलाओं की तरह ही गहने पहनते हैं। ये सामाजिक बराबरी का कितना सुंदर प्रतीक है ना? तो देखिए, ये सारी कहानियां मिलकर राजस्थान की एक बिल्कुल नई तस्वीर बनाती हैं। एक ऐसी तस्वीर जो हमें किलों और महलों से कहीं ज्यादा गहरी चीजें दिखाती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज जो राजस्थान का नक्शा हमें लिखता है, क्या उसके नीचे जंगल प्रदेश, हाड़ौती और मेवात जैसे पुराने इलाकों की पहचान आज भी जिंदा है? क्या वो पहचान आज भी वहां के लोगों की बोली, उनकी रिवाजों और उनकी राजनीति पर असर डालती है? शायद असली राजस्थान इन दिखाई ना देने वाले नक्शों में ही बसता है।